बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका जो 24 फरवरी का पेपर होगा यानी कल। उससे पहले आपका एक पेपर सॉल्व करके देखते हैं और इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कल के पेपर में आने की प्रबल संभावना है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसे खंड क में आपका दिया है 5 बहुविकल्पी प्रश्न पहले में आते हैं और दूसरा जो आपका प्रश्न रहता है उसमें भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो पहले का क दिया है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है, यानी कि आपका जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है उसका नाम क्या है? हिंदी प्रतीक। दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, तीसरा सरस्वती, चौथा मर्यादा। तो प्यारे बच्चों का प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित जो पत्र है उसका क्या नाम है? ब्राह्मण, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा। अगला वाला क्वेश्चन है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, यानी आपकी जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। चौथा प्रोजी सुंदर रेड्डी। यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है प्यारे बच्चों उसके लेखक आपके कौन है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसके लेखक आपके जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आज आपको कराए जाएंगे कल के पेपर में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी आपके जो है प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। अगला है अशोक के फूल किस विधा की रचना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, और आपका ये भी बहुविकल्पी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा संस्मरण, तीसरा उपन्यास और चौथा ऑप्शन निबंध। अशोक के फूल जो है प्यारे बच्चों आपका किस विधा की रचना है? तो आपका निबंध विधा की, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी घ वाला प्रश्न देखेंगे तो दिया है आपका भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है, यानी कि जो प्यारे बच्चों आपका भारत दुर्दशा नाटक है उसके रचनाकार आपके कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा श्याम सुंदर दास, चौथा प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका भारत दुर्दशा जो नाटक है प्यारे बच्चों उसके जो आपके रचनाकार हैं कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। अगला है अंगा में इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, यानी से आपका जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो है गद्य की किस विधा में जो है काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा नाटक दिया है, चौथा आत्मकथा। तो आपका इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का जो प्यारे बच्चों स्थान नहीं है? तो आपका आत्मकथा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा। पहले के जो 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे वो आपकी हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास थे। अब दूसरे के जो आपके पेपर में कल के पूछेंगे पद्य साहित्य के इतिहास से दूसरे के जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। जैसे क वाला दिया है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना, यानी कि इनमें से आपका जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन सी? पद्मावत। दूसरा सूरसागर, तीसरा रामचंद्रिका और चौथा चांद का मुखड़ा है, यानी कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना इनमें से कौन सी है? तो प्यारे बच्चों का हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जो रचना इनमें से आपकी चांद का मुंह टेढ़ा है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा। ख वाला है हरियोध का पूरा नाम है, यानी हरियोध जो है उनका पूरा नाम क्या है? और बहुत ही ईजी प्रश्न है और आपको बार बार हमने ये बताया है कि हरियोध का जो पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है, यानी कि आपका चौथा वाला जो ऑप्शन दिया है एकदम सही होगा, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जैन का पूरा नाम होगा। अब ये जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन कल के पेपर में सेम मिले, ऑप्शन आपको इधर उधर मिल सकते हैं, बाकी आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से कल भी पूछेंगे। अगला है ग वाला छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्रण, दूसरा है युद्ध वर्णन, तीसरा यथार्थ चित्रण, चौथा है भक्ति प्रधानता। तो छायावाद की जो आपकी मुख्य विशेषता है प्यारे बच्चों आपका प्रकृति चित्रण, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा, यानी छायावाद की जो आपकी मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्रण होगी। अगला यानी घ वाला प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, यानी कि प्रकृति का जो है सुकुमार कवि किसे कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा है जयशंकर प्रसाद को, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, चौथा सुमित्रानंद पंत को। यानी प्रकृति का जो है सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो आपका सुमित्रानंद पंत को, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है एकदम सही होगा। अगला है तार सप्तक के संपादक है, यानी जो आपका तार सप्तक है प्यारे बच्चों उसके संपादक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। दूसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, तीसरा गिरजा कुमार माथुर और चौथा धर्मवीर भारती। तो आपका तार सप्तक जो है प्यारे बच्चों उसके जो आपके संपादक हैं कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब अगला यानी तीसरा का जो आपको प्रश्न कल पूछेगा पेपर में आपका किसका पूछेगा? गद्यांश पर आधारित प्रश्न। और ये जो है आपके प्रश्न ये जो गद्यांश आज के पेपर में आप पद्यांश सॉल्व कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जब भी कल आप जो है पेपर में अपना गद्यांश से पद्यांश सॉल्व करिएगा इसे 2 से 3 बार जो है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ताकि आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं इनको आप जो है आसानी से सॉल्व कर पाएँ। जैसे आपका गद्यांश दिया क्या है कि यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की वह आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे
और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। अब आपका देखेंगे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपका जो गद्यांश है प्यारे बच्चों कौन से पाठ से है, तो आपका भाषा और आधुनिकता से। हमने आपको पहचान करने वाले शब्द का जो है वीडियो बताया था, गद्यांश की पहचान करना और पद्यांश की पहचान करना। तो उपयुक्त पद्यांश का आपका पाठ का शीर्षक जो हो जाएगा भाषा और आधुनिकता, और इसके जो आपके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। अब अगला वाला प्रश्न है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आपका रेखांकित अंश है प्यारे बच्चों, इसकी क्या करना है आपको, व्याख्या करना है। यानी आपका जो रेखांकित अंश दिया है इसका व्याख्या करने के लिए बोला है। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं रुकती। ये आपका रेखांकित अंश है और इसकी व्याख्या करने को बोला है। तो आपका रेखांकित अंश की जो व्याख्या होगा, प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय यह है कि यदि भाषा में नवीनता लाने के लिए सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों के सिद्धांतों को अपनाया जाए तो भाषा प्रगति नहीं कर सकती। अतः भाषा की प्रगति व नवीनीकरण के लिए ही उनमें नवीन शब्दों, मुहावरों और रीतियों को प्रयोग किए जाए तथा भाषा को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यह आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब तीसरा प्रश्न है, कुठाराघात का आशय है। तो कुठाराघात का जो आपका अर्थ हो जाएगा, बहुत हानि पहुंचाने वाला कार्य, या फिर आप बड़े शब्दों में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में कुठाराघात शब्द का प्रयोग भाषा के उद्देश्य के संदर्भ में हुआ है, क्योंकि यदि भाषा में नए शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया तो इससे भाषा के उद्देश्य को बहुत हानि पहुंचेगी। यानी कि आपका जो है कुठाराघात का ये अर्थ हो जाएगा। अब अगला है, भाषा का सीधा संबंध किससे है। तो आप देखेंगे इसमें भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से, यानी कि प्रयोग और जनता से। इसी लाइन में आपको इसका आंसर मिल गया, इसलिए हमने आपको कहा था 2 से 3 बार आप जो है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तब हल करिएगा। तो भाषा का संबंध जो है प्रयोग से है और जनता से है। अगला है, लेखक के अनुसार नए शब्द के प्रयोग ना किए जाने पर क्या परिणाम होगा। तो आपका जो है लेखक के अनुसार यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कभी भी उनका प्रयोग किया ना जाए तो पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। यानी कि आपका इसका भी आंसर यहाँ से यहाँ तक आपका है, पांचवें वाला का भी। इसीलिए हमने आपको कहा था 2 से 3 बार अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आप किसी भी गद्यांश और पद्यांश को एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आपको वो वाला नहीं आता तो आपको अथवा करके बीबीए का ऑप्शन देगा, लेकिन ये भी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। जैसे दिया है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जून दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। अब देखेंगे आपका जो है यहाँ से यहाँ तक जो है आपका रेखांकित प्रश्न है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पाठ के गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें भी हमने आपको पहचान करने वाले शब्द बताए थे। तो बताया था पृथ्वी हो, निवास हो, मनुष्य हो, राष्ट्र हो और अंग हो। आपका ऐसे शब्द आए तो आपका कौन सा पाठ होगा, राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। और इसके जो आपके लेखक हैं वासुदेव सरग अग्रवाल है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी कि जो आपके पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र, यानी कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो होता है पृथ्वी का क्या होता है, पुत्र होता है। और जो पृथ्वी होती है सच्चे अर्थों में जो होती है, यानी सही अर्थों में पृथ्वी माता होती है। अगला है, लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो अब जब हम इसलिए कह रहे थे आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आंसर इसी में मिल जाएगा। जैसे देखेंगे, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी लेखक के अनुसार पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें देखेंगे, पृथ्वी मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी पृथ्वी और जन दोनों मिलकर किसका रचना करते हैं, तो आपका पृथ्वी और मनुष्य राष्ट्र की जो है रचना करते हैं। अगला है, पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये भी आपको जो है इसी में मिलेगा, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी कि 5वें का क्वेश्चन भी इसी में है कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब अगला चौथा वाला जो प्रश्न देखेंगे आपका पद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा, और इसमें भी जो आपके 5 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक 2-2 नंबर के, 10 नंबर का पूरा रहता है। और आपको 2 ऑप्शन इसमें भी मिलेगा, कोई एक करना रहता है। जैसे पहला है, लज्जा सीख पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तू न तू सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित हो वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक लाना, खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यानी कि आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका पद्यांश पैर बच्चों, आपका ये भी जो है बार बार पूछा जाता है और कल के पेपर में भी इसके आने की प्रबल संभावना है। जैसे पहला है आपका, उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी ये जो कविता है उसका शीर्षक और कवि का नाम लिखना है।
तो आपका शीर्षक हो जाएगा पवन दूत का, और इसके जो आपके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय, यानी कि शीर्षक जो हो जाएगा आपका पवन दूत का और इसके कवि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी आपका जो रेखांकित अंश है, कोई क्लांता कृषक लालना, खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो इसका जो आपका व्याख्या हो जाएगा, राधा पवन से यह कहती है कि यदि तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना। तो ये हो जाएगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला है उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है। तो उपयुक्त पद्यांश जो है प्यारे बच्चों, आपका प्रिय प्रवास महाकाव्य का अंश है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला है कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। तो कृषक ललना का आपका हो जाएगा किसान स्त्री, और भूतांगना का मतलब हो जाएगा आपका खेत। अगला है नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण करने को कहती है। तो नायिका जो है पवन से लज्जाशील महिला के प्रति स्नेह एवं प्रेम का आचरण अपनाने के लिए कहती है कि यदि उसे मार्ग में कोई लज्जाशील महिला मिले तो वह उसके वस्त्रों को ना उड़ाए, यदि वह उसे थोड़ी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान और मुख की मलिनता को हर लेना। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। बाकी आप लोग कल के पेपर में जैसे जैसे हमने आपको आंसर बताया, आपको अगर यही वाला पद्यांश पूछे तो आप लोग इसी प्रकार से करिएगा। अगला 5वें का है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का नाम लिखिए। तो इसमें हमने आपको 3 लोगों का जो है जीवन परिचय पहले ही बता रखा था। अगर आप लोगों ने नहीं याद किया हो तो आप लोग जो है वीडियो बना रखा है, तुरंत जाकर के उसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। अगर जिसका याद है उसके लिए अच्छी बात है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल और एपीजे अब्दुल कलाम, इन 3 लोगों का अगर आपका याद है तो आपके लिए पर्याप्त है। ख में निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए कवि का है। तो कवि में भी हमने आपको बताया था सुमित्रानंद पंत, रामधास, अयोध्या सिंह उपाध्याय और जो है आपका महादेवी वर्मा का याद कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। तो इसमें भी आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं याद किया तो जाकर के वीडियो से जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि कल आपका पेपर है। 6वां है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या फिर अथवा में बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसमें भी हमने आपको ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर कहानी का जो है सारांश पहले से ही बता रखा है, और इसमें बताया था आपको कौन कौन से तैयार करने हैं पहले से ही। 7वां है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये आपका जिले अनुसार होता है। तो आप जिस भी जिले से बिलोंग करते होंगे, आपका जो भी खंड काव्य होगा, जैसे किसी जिले का मुक्ति यज्ञ है, कहीं का सत्य की जीत है, किसी जिले का रश्मि रथी है और कहीं का त्यागी पति है। तो आप जिस भी जिले से बिलोंग करते होंगे अपना खंड काव्य तैयार कर लीजिएगा। जैसे किसी जिले का आलोक वृत्त है और कहीं का जो है श्रवण कुमार है। तो आप लोग जिस भी जिले से बिलोंग करते हो अपना खंड काव्य अगर अभी तक नहीं तैयार किए हैं तो जल्दी से जाकर के उसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कल ये आपका जो है पेपर है। अगला आपका जो है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहता है, संस्कृत वाला जो दिया रहता है। जैसे आपका दिया है हंस राजा आत्मन चित्त रुचित स्वामीकन आज्ञतेय व्रीड़यात। तो इसका जो है आपका हिंदी अनुवाद करेंगे और संदर्भ इसका लिखेंगे। तो इसका संदर्भ आपका होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के जातक कथा के नृत्य जातकम खंड से उद्धृत है। यानी कि आपका इसका जो संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के जो आपका जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम खंड से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो हो जाएगा यह मेरा स्वामी हो, उसने हंस पोतिका ने पक्षी समूह पर दृष्टि डालते हुए मणि के रंग सदृश गर्दन तथा रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा, आज भी तुम मेरी शक्ति क्यों नहीं देखती, अर्थात अब तक तुम्हें मेरे पराक्रम का आभास नहीं है। यह कहकर मोर ने अति गर्व सहित लज्जा को त्याग कर पक्षियों के उस विशाल समूह के मध्य नृत्य करना प्रारंभ किया और नृत्य करते करते नग्न हो गया। वह देख सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, इसे न तो संकोच विनय है और न पंखों के ऊपर में लज्जा करने का, इस निर्लज को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। तो ये हो जाएगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला वाला देखेंगे आपका जो दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये आपका जो दूसरा अथवा वाला है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आपका देखेंगे वज्रदापी कठोराणी मृदुनि कुसुमदपी लोकोटाल चेतासी कोनु विज्ञान मुहूर्त से। तो इसका देखेंगे आपका संदर्भ पहले। तो आपका संदर्भ हो जाएगा, आपका संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो हिंदी अनुवाद होगा आपका इसका असाधारण पुरुषों अर्थात महापुरुषों की वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्त हृदय को भला कौन जान सकता है। ये आपका हो जाएगा हिंदी अनुवाद। अब अगला 9वें में आपका जो है पूछेगा आपके पेपर में निम्नलिखित मुहारों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। जैसे भीगी बिल्ली बनना मतलब डरना, हाथ पीले करना मतलब शादी होना। तो ये आपका फिक्र नहीं होता है आपका कौन सा पूछेगा। तो जो भी आपके पेपर में कल पूछेगा आप लोग जो है एक का कोई है
कर लीजिएगा। और आपको हमने कॉपी लिखना है बताया है, तो आप लोग जा करके उस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए, ताकि आप लोग जो कल के पेपर में कॉपी लिखें एकदम आराम से और बढ़िया से लिखें। अगला यानी 10वें का क है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करिए। जैसे रमेशा का संधि विच्छेद है, अ में दिया है राम धनीश, ब में दिया है रमा धनीश, स में दिया है आपका रमा धनीश और द में रम धन ईसा। तो आपका रमेशा का सही संधि विच्छेद क्या है, राम धन ईसा होगा, यानी अ वाला जो आपका ऑप्शन है प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। दूसरा है इतियुक्तम का सही संधि विच्छेद है, तो इतियुक्तम का जो आपका सही संधि विच्छेद है प्यारे बच्चों आपका इति धन उक्तम होगा, यानी अ वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा। अगला है उभवपी का, उभावपी का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन अ वाला दिया है उभव धन अपी, ब में उभा धन वपी, स में उभ धन औपी, द में उभ धन औपी। तो आपका उभावपी का सही संधि विच्छेद जो होगा प्यारे बच्चों आपका उभव धन अपी होगा, यानी अ वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे आत्मनेय शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आपका आत्मनेय शब्द में जो विभक्ति आपका वचन है प्यारे बच्चों सप्तमी विभक्ति और एक वचन है, यानी ब वाला आपका एकदम सही है। अगला है नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है, तो नामनी शब्द में जो आपका विभक्ति और वचन है सप्तमी विभक्ति और एक वचन है, यानी अ वाला आपका एकदम सही है। अगला यानी 11वें का क है, द्रव और द्रव के जो है आपके अर्थ लिखने हैं, तो तरल पदार्थ और धन हो जाएगा, यानी अ वाला आपका सही है। हरि और हर का जो है आपका शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करना है, तो हरि मतलब भगवान होता है और हर मतलब भक्त होता है आपका। अब अगला देखेंगे, यानी ख में दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, तो ये भी आपका फिक्स नहीं होता, आप लोग देख लीजिएगा जो आपके पेपर में पूछेगा। अगला है, जिन निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थित हो रखा गया हो, तो समतापी हो जाएगा आपका। पीने की इच्छा रखने वाला आपका दूसरा है, तो पी पासा हो जाएगा, यानी स वाला इसका भी सही होगा। अब आपका 12वें का क दिया है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। ख में है अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। और ग में दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। और ये तीनों जो हमने आपको प्रॉपर 6 नंबर का वीडियो बना करके बताया है कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, और आपको जो है पत्र में भी बताया कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और आपको जो है निबंध में बताया, तो आपको उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके कल के पेपर में बनेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को तुम पूरा करिएगा और बढ़िया से अपनी तैयारी कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। और कल के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट।